यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्ष 1880 में कर्मचारियों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय काम के औसत घंटे प्रतिदिन 12 से अधिक थे। उनकी मांगें मान ली गई, लेकिन करीब 100 साल बाद आज मांग की जा रही है 4 दिन के कामकाजी सप्ताह की। जापान अपनी अर्थव्यवस्था के दिशा निर्देशों में इसकी सिफारिश कर रहा है। आइसलैंड ने इससे संबंधित एक ट्रायल किया जो कामयाब रहा। स्पेन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। सप्ताह में कामकाजी दिन घटाने की मांग महामारी से पहले से ही की जा रही है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑफिस का महत्व घटा है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है, या कहना चाहिए कि यह आवश्यक हो गया है। कंपनियों को एहसास हो गया है कि लचीली नीतियों से कर्मचारियों को आकर्षित करना आसान है, और कर्मचारियों ने साबित कर दिया है कि वे बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। अब भी हम कार्यप्रणाली के स्वरूप की संकीर्ण सोच लेकर चल रहे हैं। हालांकि कंपनियों, एक्टिविस्ट और कर्मचारी भी वर्क वीक को छोटा करने के पक्षधर हैं, लेकिन वे कार्य के पुराने प्रारूप के दायरे में ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हम कम कार्य दिवसों में भी पूरा काम कर सकते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता और ज़्यादा हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जापान में भी तो ऐसा करके उत्पादकता में 40% की वृद्धि हासिल की है। अनावश्यक बैठकें ने करके गैर कामकाजी जीवन से कोई व्यवधान न होने के कामकाजी प्रारूप में जब 3 दिन का सप्ताहांत मिलेगा, तो हम काम के लिए सोमवार को अधिक तरोताज़ा व स्फूर्तिवान होकर लौटेंगे। इस बारे में सोचने के लिए ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम घंटे काम करके हम स्वयं को बेहतर कर्मचारी साबित कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम अपने आप में अधिक संपूर्ण बना सकेंगे। पैरा ट्विटर पर जब मैंने लोगों की राय मांगी कि वे क्या पसंद करेंगे, एक माह की छुट्टियां या 4 दिन का वर्क वीक, 500 लोगों ने जवाब दिया और करीब 85% ऐसे थे जो छोटा वर्क वीक चाहते थे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि 4 दिन के वर्क वीक से उन्हें ऐसे काम करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा जो उन्हें खुद के करीब लाएंगे। कुछ लोग अतिरिक्त समय का उपयोग ऐसा कौशल सीखने में करना चाहते हैं जो उनका जीवन और निखार सके, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई कलाकृति बनाना। कुछ अन्य ने कहा कि वे छुट्टी के इस अतिरिक्त दिन का उपयोग परिवार व मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में करेंगे। कुछ ने इस समय को घूमने जैसे रुचिकर गतिविधियों में लगाने की बात कही। पैरा ये गतिविधियां भले ही आर्थिक उत्पादकता न बढ़ाएं, लेकिन मानव मूल्य बढ़ाने वाली जरूर सिद्ध होंगी। ऐसा मानव जो अपनों से जुड़ा हो और एक समुदाय का सदस्य होने का आनंद ले सके। ये ही बातें एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं। समय के अभाव में हम संबंधों को सही तरह से नहीं निभा पाते। दशकों से अमेरिका में सफलता का पैमाना है आर्थिक तरक्की, और लोगों का आकलन इस आधार होता है कि उनकी उत्पादकता क्या है। खास तौर पर उच्च वर्ग में मानव जीवन व्यवसाय केंद्रित हो गया है, जिसे सीधे सीधे स्टेटस से जोड़ दिया गया है। हमें कठोर परिश्रम की अपनी क्षमता पर गर्व है। यद्यपि उत्पादकता के जो लाभ हमने कमाए हैं वे व्यक्तिगत नहीं हैं। 4 दिन के वर्क वीक की मांग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास वक्त
बिताने के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो मूल्यवान हैं और जिनकी कद्र की जानी चाहिए। आर्थिक लाभ की तरह हमें उन चीज़ों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात रखने की ज़रूरत है। पैरा नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन से ठीक पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकार से समृद्धि के अपने नज़रिए को ज़मीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में किसान आंदोलन की गूंज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पिछले दशकों में कृषि आय में लगातार कमी हुई है और बदहाल छोटे किसान कर्ज के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते वह जल्द और प्रभावी तरीके से सक्रिय हो सके। इस मंत्रालय का जिम्मा अपने सबसे दमदार केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना संकेत तो दे ही दिया है कि वह देश में सहकारिता अभियान को नया जीवन देना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण के दौरान कहा था, सरकार बहुराज्यीय सहकारी विकास के प्रति वचनबद्ध है और इसे हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। सहकारी संगठनों के कामकाज को सुचारू करने के लिए अलग से एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहकारिता अभियान की भूमिका जब सरकार भी समझ रही है तो यह कदम को उठाने में इतनी देर क्यों हुई? पैरा देश में सहकारिता आंदोलन नई बात नहीं है। गुजरात में जब छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों व बिचौलियों की मनमानी से परेशान थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारिता की राह दिखाई थी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी बल्कि राज्य के जीडीपी के विकास में भी इसने अहम भूमिका निभाई। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य किसानों को फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी देना है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी सफलता का ही एक मॉडल है, जिसका उत्पाद अमूल एक जाना माना ब्रांड है। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान इस बात के गवाह हैं कि कैसे बिचौलियों के कारण उनकी आमदनी में बट्टा लग रहा है। ये किसान इन दिनों सड़कों पर हैं क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों के चलते उन्हें बिचौलियों के चंगुल से निकल उद्योगपतियों के चंगुल में फंसने की आशंका है। ऐसे में सरकार को उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सहकारिता अभियान से जुड़कर वे अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हितों का टकराव आड़े आएगा। क्या सरदार पटेल की तरह अमित शाह पर भी किसान भरोसा करेंगे? यह आने वाला समय और उनके काम का तरीका तय करेगा। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।